अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है ऐसे मौजू से सरफ़ नज़र करते हुए जिसको उर्फ़ आम में वहाँ दर हकीकत टची इशू कहा जा सकता है। वरना आम तौर पर तो आपने हसास मौजू जी इसको टीवी पे बात नहीं करनी, वो आपने सिर्फ अहमदिया इशू के हवाले से और ब्लास्फेमी लाज के हवाले से और इस तरह जो मजहबी कानून साजियाँ हैं वो तो आपने सुन रखा है। और आपके समातें अब आदी भी हो गई हैं कि जब इस तरह की बात है तो उसको कोई फेडरल मिनिस्टर, कोई गवर्नर, वज़ीर आला या बहुत तोप सियासतदान कोई भी हो, वो ये कह के तो वेव ऑफ हैंड से आगे चलने लगे तो पब्लिक अब उसकी तकरीबन आदी हो चुकी है कि हाँ, वो कहते हैं ये हसास इशू है। सुनने वाले नाजरीन और टीवी टॉक शोज़ के जो उस वक्त देखने वाले हैं वो भी कहते हैं हाँ जी, हाँ जी, ये हसास इशू है। इसके साथ साथ एक और हसास इशू भी है जो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं वो कहते हैं कि आप लोगों ने अगर देखना हो कि किसी मुल्क में हुकूमत किसकी है तो सिर्फ़ अपने अखबार में ये देख लें कि किन के ऊपर बात करना, किन के ऊपर नहीं, किन के ख़िलाफ़ बात करना मना है या मुमकिन नहीं है। इसको अब एक वो यूँ बना के तो आजकल के पाकिस्तान के हालात के ऊपर चस्पा किया जाता है। बल्कि कल कमेंट्स में एक ख़ातून ही थी गालबन और वो रेगुलर हमारे कमेंट करती हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये मुक़्तदिरा क्या होता है। बात यह है कि मुक़्तदिरा बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का उर्दू मुतबादल ढूंढा गया है और जिसे कहते हैं ना मुक़्तदिर ताकतें, मुक़्तदिर फोर्सेस, ये कहने के अंदाज़ हैं और छुपाने और बताने के मुख्तलिफ़ असालीब हैं। लेकिन मेरे लिए चूँकि बात करते वक्त इसलिए मुझे वो मसला नहीं है कि मुझे ना तो ज़िंदगी में याद नहीं है कि कभी सियासतदानों की कोई कासा लेसी या उनके साथ अटैच हो के तो वो दरअसल यासीन ते लत रख के वो टपना चांदे पार है, इस तरह का तो कोई ज़िंदगी में रहा ही नहीं है। और उसमें हमारा ज़ाती तौर पर कोई कमाल या जाए फ़ख्र इसलिए भी नहीं है कि हमारे हिस्से में वो कोई इस तरह के सियासतदान आए ही नहीं। एक दफ़ा मंजूर कादिर साहब के साहबजादे हैं बिशारत कादिर साहब, बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे दानिश्वर, साहिब इल्म शख्सियत, तो उनसे मैंने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला में आते हैं, आपकी एक रिवायत है, बल्कि लॉ की जो गद्दी है वो तो मंजूर कादिर साहब भी पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, फिर बाद में प्रैक्टिशनर भी रहे, लॉ प्रैक्टिशनर रहे। तो जब ये जस्टिस इफ्तिखार वाला तमाशा लगा हुआ था वहाँ पे, तो मैंने कहा आपको मैंने कभी जुलूसों के लिए तैयार होकर निकलते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने बड़ी आई ओपनर किस्म की बड़ी यानी कोई फबती नहीं कसी बल्कि इंतहाई संजीदगी और दुख के साथ कहते हैं कि ताहिर साहब, हम भी जाएं, हम भी एक्टिविज़म में बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं कि इसमें लोगों को अपना हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन जब जब लोग एक्टिविज़म के लिए घरों से निकलते हैं, अपना घर का सुकून तजते हैं और अपना जो रख रखाव है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो आगे एक कॉज़ होती है और एक वो शख्सियात होती हैं जिनकी खातिर आप अपना वक़ार दाव पे लगाते हैं। तो ठंडी और गहरी आह भर के कहते हैं कि अभी मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि मैं अपना डेकोरम जो है वो इस तरह की चीज़ के लिए ख़राब करूं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि हमें भी वहाँ जो 30-40 साल गुज़रे, उनमें से 20 साल एक्टिव लाइफ के भी थे या हर सतह पे एक्सपोजर था, तो उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि इनसे बात हो सकती है या इनके साथ देर तक और दूर तक चला जा सकता है और इनकी खातिर आप चाहें तो कुछ दाव पे भी लगा सकते हैं। ले दे के ये नहीं है कि बंदे बिल्कुल नहीं थे, बंदे थे, लेकिन जो थे और हैं उनको आपने कभी किसी जगह पे उनका ड्यू रिगार्ड और उनका ड्यू प्रोटोकॉल और उनको जो उनकी दयानत और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट
प्लेसमेंट चाहिए वो भी मिलते हुए हमने नहीं देखी। लोग कहेंगे कि वो माँ से ज़्यादा जो वो करने वाली होती है लाड और ख्याल, वो फप्पे कुटनी कहलाती है। अगर उन लोगों को ख़ुद परेशानी नहीं या उनका कहीं अपना ऐसा बयान नहीं आया तो आपको क्या ज़रूरत है। बाज़ लोगों को उनको ज़ाती हैसियत में ये बयान देना ज़ेब नहीं देता। लेकिन अगर आप देखें कि पीपल पार्टी में पहले मिराज खालिद होते थे, उसके बाद डॉक्टर मुबशर हसन, उसके बाद जिनसे हमें करीब से बैठने उठने का भी मौका मिला सेनेटर ताज हैदर थे। अब कभी सिंध की गवर्नरी या वज़ीर आला पे आपने इनको तो नॉमिनेट होते हुए नहीं देखा होगा। और जहाँ तक उनका सियासत के ऊपर नज़र रखने का या उनका विजन की बात है, तो वो एक दफ़ा उस ज़माने में वो सेनेट में तकरीर करके आए तो उस तकरीर के असरात उनके उस वक्त भी गुफ्तगू में वाज़े थे। और लंबे सांस लेते हुए वहाँ फेडरल लॉजेस में ही वो दोनों भाई, दोनों ही बैचलर्स थे, बूढ़े बैचलर्स। और कभी कभी हम भी चले जाते थे, बल्कि जौहर हुसैन साहब मरहूम, उनसे कभी हमने पूछना कि आज आप अकेले हैं, बताएं आज क्या, कहीं चलें खाने पे, या आप हमें ले जाएं या हम आपको लेके जाते हैं। तो वो मेरा छोटा भाई इस पर काफ़ी हंसता भी था कि एक दफ़ा हमने बड़े इसरार से जो फरमाइश की तो कहते हैं खिचड़ी बना के यहीं ले आओ, पार्लियामेंटेरियन लॉजेस में बैठ के खाते हैं। तो वो प्रैक्टिकली यानी वो खिचड़ी तक पे खुश थे। और उनके कोई इस तरह, और ऐसे लोगों ने फिर ना उनके कहीं नाम आते हैं, ना किसी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में वो पढ़ना पड़ता है उनको, ना किसी और। ये पीपल पार्टी वालों का था कि वो वहाँ उस दिन सेनेट की स्पीच करके आए तो कहते हैं कि आज जो मैंने स्पीच की है, बल्कि वो सैकलो स्टाइल किस्म के छोटी छोटी पर्चियाँ होती हैं, उनकी ख़ास टाइपिंग होती है, तो वो कागज़ मुझे दिखाए भी। तो बाद में बल्कि मुझे याद है काफ़ी अर्सा वो मेरे ऐसे कागजात में पड़े भी रहे। कहते आज जिस मौजू पे मैंने वहाँ सेनेट में बात की है, अगर ये जो अलहदगी पसंद फोर्सेस हैं और जो उस वक्त MQM की सिचुएशन कराची में चल रही थी, और जो जिस तरह वहाँ पर रोज़मर्रा इंसानी जानों की और उसमें इंसान का रोज़मर्रा ज़िंदगी के पैटर्न दाव पे लगा हुआ था, तो यकीन तो नहीं आता था कि ये चीज़ अब किसी वक्त कवर भी होगी, बोरी बंद लाशें और पता नहीं क्या कर, उस सेक्टर पे कत्ल, उस सेक्टर पे हंगामे, वहाँ ये, वहाँ तोड़ फोड़, हर चीज़ वहाँ पे उस वक्त ब्लैकमेलिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर सियासत हो रही थी। तो मुझे कहते हैं कि आज जो तकरीर मैं करके आया हूँ, अगर दूसरी तरफ वाली फोर्सेस कामयाब हो गई तो मुझे यकीन है कि इस तकरीर की बुनियाद पर उस बदले हुए सिनारियो में हमें चौक में फांसी दिया जाएगा। यानी वो इस तरह जब उन्होंने नेशनल इंटेग्रिटी की और मुत्तहिदा पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आगे यकसू और यकजा हालत में आगे बढ़ने की बात की, तो कहते हैं जो अलहदगी पसंद और सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, अगर वो कल को गालिब आ जाएंगी तो हम जैसे बात करने वालों को तो वो फिर चौकों में फांसियाँ दिया करेंगे ना, इस तरह हमें तो निशान इबरत बनाया जाएगा। ये भी सियासतदानों का एक तबका है और था, अभी बहरहाल हैं, कहीं ना कहीं बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हैं तो। इसी तरह ये मैं पहले मिसाल इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये लोग मौजूद रहते हैं। सैयद ज़फ़र अली शाह नून लीग के, उस वक्त जब ये सारी जलावतनियाँ हो गई जी, जद्दे में जाके आबादियाँ हो गई, आपस में डीलें तक तय हो गई, तो वाहिद नून लीग का बंदा MNA या मिनिस्टर, या उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के टेक ओवर के बाद कुछ भी नहीं, तो वो बंदा था जिसने उनके बाद उनकी डायनेस्टी को, उनके पॉलिटिकल डायनेस्टी को पकड़ के रखा, सुप्रीम कोर्ट में रिटें की और उसको फॉलो अप किया उस तरह। यानी जब कोई नाम लेना भी उनके लिए, उनके बारे में बात करना, मौत को दावत देना था, कोई भी उस तरह का रिस्क नहीं लेता था। उन्होंने लिया रिस्क, लेकिन बाद में जिस वक्त वो करता धरता फिर बने, दोबारा रीइंस्टेट होती हैं सारी चीज़ें, फिर आपने वो एक सेनेटरशिप दे के एक साइड पे, जिस तरह उधर ताज हैदर सेनेटर बन गए, उधर ज़फ़र अली शाह सेनेटर बन गए, लेकिन उस तरह के जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के और पॉलिटिकल विजन के साथ आगे चलने वाले हैं, उनको आपने कभी साथ चलते हुए नहीं देखा।
उनको आपने सीटों से नवाजा जाता हुआ नहीं देखा कभी। ठीक है, उनकी वो मकसद होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन वो जो आपका पॉलिटिकल सेटअप है वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा होता है, वो कौन से लोगों को आगे लेके आ रहा होता है। ये मैंने पहले बात की है पॉलिटिकल रिजीम्स और उन पार्टियों के अंदर जो मेरिट की वायोलेशन और मिसट्रस्ट और साहिब इदराक को आगे ना आने देने का जो कल्चर है, वो पीपल पार्टी में भी था, उसी तरह से वो नून लीग में भी था, वो फॉर दैट मैटर MQM में जिस महदूद दायरे में थी उसमें भी वही हालत थी। और अगर आप आज की उसमें लेके आएँ तो आप उसमें भी शफ़क़त महमूद जो हैं उनको ठीक है वो एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर हैं, लेकिन ये जो बाकी उठा पटक करने और जोड़ तोड़ करने वाले और वो अमीर तरीन और जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी और ये मतलब इलेक्टेबल्स, शफ़क़त महमूद को अब भी वो कोई अपना इलेक्टेबल तो नहीं समझते ना। वो एक ठीक है वज़ीर तालीम के तौर पर मौजूद हैं, एक ठीक जस्टिफाइड किस्म के शरीफ आदमी हैं, ब्यूरोक्रेट थे, सारा कुछ थे, और आगे भी पढ़ा लिखा रहना और पढ़ा लिखा होना ही वो अपने लिए शायद ज़रूरी समझते हैं। लेकिन उनको आप जिसे पंजाबी में कहते हैं ना सद पोछे चोना, वो सद पोछ वाले नहीं होते। अब इस सारे के साथ अब पिछले कुछ अरसे से आप आसिम सलीम बाजवा साहब वाली बात सुन रहे हैं। कहीं वो आर्टिकल भी उन्वान मैंने पढ़ा हम सब में छपा कि अब आसिम सलीम बाजवा और किस किस को लेके डूबेंगे। अब कह रहे हैं कि जी सियासतदान इतने साइडलाइन किए जा रहे हैं, उनके साथ मीडिया साइडलाइन हो रहा है, उनके साथ सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं, फ़ौज जो है वो बदतरीन मार्शल लॉ का माहौल पैदा कर रही है, ऐसा मार्शल लॉ के जिसमें वो मौजूद भी नहीं है और वो मार्शल लॉ हैं। ये बातें कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे हो रही हैं, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कहीं ना कहीं आवाज़ निकल आती है। लेकिन एक दोस्त से मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात, एक सवाल में दिलचस्पी है, वो ये कि क्या ये कहानी सच्ची थी कि परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा लैंड नहीं करने दिया जा रहा था, यानी आर्मी चीफ़ का तैयारा, यानी उसको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप जाके इंडिया में लैंड कर जाएं, और वो फ़ज़ा में जो सिलसिला था और जैसे जैसे उस वक्त उनकी फौरी तौर पर ज़मीनी तौर पर आर्मी ने एज ए इदारा रिएक्ट किया, उसको एक तरफ रखें तो क्या उस वक्त जनरल भट्ट को वाकई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बैजेस नहीं लगाए जा रहे थे? जब ये बात की जाती तो कहते हैं जी वो वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है। वज़ीर आज़म के प्रेरोगेटिव है, लेकिन उसका क्या वज़ीर आज़म ने यही तरीका बताया हुआ है कि एक आर्मी चीफ़ अभी फ़ज़ा में हो तो दूसरे को अपनी मर्ज़ी से फौरी तौर पर किसी भट्ट साहब को बैज लगा के तो विद इन आर्मी भी वो दराड़ें डाल दें, विद इन आर्मी उनकी अपनी उस इदारे की एज ए इदारा SOPs ख़राब करें। अब अगर आप ये कहते हैं कि ये कहानी झूठी है तो इसको झूठा कहने वाले कौन है? सियासतदान। हालांकि ये झूठी नहीं है। ये दुनिया न्यूज़ ने डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर की थी 13-14 मिनट की, उसमें ये सारी तफसील थी। यानी बाज़ मीडिया हाउसेस उसको किसी ने भी अभी ये नहीं आज तक किसी ने पूरी तरह स्टैंड लेके कहा कि जी ये तो ऐसे ही वो घड़ी गई थी, स्टोरी घड़ के एक कंस्पिरेसी थ्योरी के अंदाज में चीज़ फ्लोट की थी, असल में तो उन्होंने कू करना था, यानी टेक ओवर करने का प्रीटेक्स्ट डेवलप किया जब 111 ब्रिगेड ने बहाना घड़ लिया था। ऐसा किसी ने नहीं कहा, ये ऐसा हुआ था। अच्छा, जब ऐसा हुआ था तो एक मिसट्रस्ट तो डेवलप हो गया। अब उसके बाद अगर आर्मी आप लोगों पर ट्रस्ट ना करे तो वो जस्टिफाइड है, और अगर आप कहते हैं कि जब मौका मिलता है वो टेक ओवर कर लेते हैं तो वो भी जस्टिफाइड है। इसका मतलब है कि आपको इस वक्त बेइतमादी की इदारा जाती सतह पर बद्दुआ लगी हुई है, मार पड़ी हुई है। उसका अब ये इलाज नहीं है कि आप रोज़ ये कहानी सुनाएं कि जी तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होता है, जमहूरियत ये करती है, उसमें जो कौम के जो असल स्टेक होल्डर्स और मालिक हैं वो सियासतदान होते हैं, ये बैरकों में होते हैं, ये चौकीदार होते हैं। अब वो चौकीदार नहीं है ना,
जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वो अब चौकीदार नहीं है। जब वो चौकीदार नहीं है तो फिर अब मामले को दोबारा से इनको, जैसे मैं अर्ज करता हूं कि एक एक तंद, एक एक धागा जो है वो उसको अलहदा करके दोबारा अब ट्रस्ट बिल्डिंग की ज़रूरत होगी। दूसरी बात, उन्होंने भी आपसे ये सारा कुछ सीखा है, अब वो सीख गए हैं, अब वो आपको अपने उस पर रखते हैं, पेरोल पे रखते हैं। क्यों नहीं रखते? पता है उसी वक्त कहानियाँ चल रही होती हैं जी, चोरी निसार जड़ा वो भी डील करने के लिए उन्होंने उससे डील कराई। उसने, सियासतदान का क्या काम है? जो पब्लिक से उठ के आया है वो अपने पॉलिटिकल क्रीडेंशियल्स की वजह से क्यों नहीं ऊपर जा सकता? इसका मतलब है आपके अब पॉलिटिकल क्रीडेंशियल्स की बुनियाद पर ऊपर जाने का कल्चर इसलिए ख़त्म हो गया है कि पॉलिटिकल क्रीडेंशियल्स की खातिर कुर्बानी देने की रूह अब आपके सियासतदान में कोई नहीं है, वो उधर नहीं है। तो आप अगर वो एक नहीं बिकता, यानी वो अगर आपको रिक्रूट करना चाहते हैं पॉलिटिशियंस को, तो हर पार्टी से अवेलेबल हैं, फॉर सेल बैठे हुए हैं वहां पे। इसकी वापसी के बहुत से तरीकों में से एक मेन तरीका यह है कि आप अपनी शराइत पर, खिदमत के तौर पर अपनी शराइत पर, अपने लेवल पर, उस सतह पे उस ऑफिस को तब कंट्रोल करें, तब होल्ड करें, तब कबूल करें जब आपको पता हो कि वो ऑफिस, वो सीट आपको मेरिट की बुनियाद पर दी जा रही है और आप इस वक्त वाहिद ऑप्शन है। जब आपकी ज़रूरत होगी तो आप उसमें चले जाएं। लेकिन जब आपको मुख्तलिफ तरह से कंपटीशन पड़ा हुआ हो कि अच्छा फलां पार्टी जो है वो अगर सौदेबाजी और साजबाज ना कर सकी तो वो दूसरी कर लेगी, इन हालात में अब आपको ट्रस्ट रीगेन करना है दोनों तरफ से। हमारे मुसल्लह अफवाज के इदारे जो हैं उनको भी अब वापस उस ट्रस्ट को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो तशख़्ख़ुस रखना है तो वो एक हद तक रहेगा ना। उसके बाद तो सबको पता होता है। जब पता होता है तो फिर उसके बाद वो, जैसे उबैदुल्लाह हलीम साहब एक वो मार्शल दौर में कहीं से छुड़वाने गए किसी बच्चे को, तो बहुत से पकड़ लिए थे उन्होंने मुजाहिरीन। तो जब वो ब्रिगेडियर साहब को जाकर उस इलाके के मिले जिनका, तो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं तो बड़ा आपका फ़ैन हूँ, आए, मैं छोड़ दिया उनको और कोई ऐसी बात नहीं, आप बैठें चाय पिएँ। तो चाय पीते पीते कहते हैं कि वैसे हलीम साहब आपका बहैसियत शायर इस सिचुएशन पर, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, उस पर क्या तबसरा है एज ए शायर? तो उबैदुल्लाह हलीम साहब ने कहा कि ब्रिगेडियर साहब मैं उन बच्चों को छुड़वाने आया हूँ, खुद गिरफ्तारी देने नहीं आया। और यही उनका तबसरा था कि अगर मैं तबसरा करूँगा तो फिर आप मुझे भी पकड़ लेंगे। लिहाजा पब्लिक जो है उसको पता है, लेकिन अब इस तरह नहीं होगा ना कि जैसे अब इमरान खान को आधे सिलेक्टेड कह रहे हैं, आधों से ज़्यादा बल्कि सब, और वो कहते हैं कि वो उनका है वो, और वो कहते हैं कि नहीं जी हम एक पेज पे हैं। कोई इस तरह की अब पब्लिक को अफीम खिलाने से और इस तरह का चूरन दे दे के वक्त डंग टपाऊ अप्रोच के साथ आप लोगों को ट्रस्ट वापस कोई नहीं मिलना। एक तरफ इतना बड़ा इदारा है, ताकतवर इदारा है, इंटैक्ट इदारा है मुसल्लह अफवाज का, और मुसल्लह अफवाज के बारे में मैंने कहा था कि एक दफ़ा पाकिस्तान में होते हुए कि उनकी हुब्बुल वतनी की एक सबसे बड़ी दलील यह है कि दुनिया की कोई फ़ौज ऐसी नहीं है जो इसके पास मुल्क ना हो। जिस फ़ौज के पास मुल्क नहीं है उस फ़ौज का अपना जवाब ही कोई नहीं है। तो फ़ौज को तो अपने वजूद की खातिर भी मुल्क चाहिए ना। सियासतदान को अपने इंटरम पावर के लिए मुल्क चाहिए, पब्लिक को रहने के लिए मुल्क चाहिए। मुल्क तो सबको चाहिए लेकिन उसकी रीज़न सारों की मुख्तलिफ हैं। अब उन सारों की जब ये रीज़न्स होंगी कि हमें अपनी आइंदा नस्लों के लिए एक पुरसुकून घर के तौर पर मुल्क चाहिए, हमें आइंदा ज़मानों के लिए एक बावकार कौम के तौर पर मुल्क चाहिए कि वो बावकार कौम किस खित्ता ज़मीन पर आबाद है, या हमें आज अपने वसाइल को इस तरह टेक्निकली और इस तरह सेंसिबली हैंडल और यूटिलाइज और एक्सप्लॉइट करना है कि हमारे आने वाले ज़मानों में हमारा खुद इन्हिसार कौम के तौर पर एक नाम हो, और हमारे बच्चों को जिस तरह इनफरादी तौर पर माड़े से माड़ा बाप भी कोशिश ये करता है कि वो अपने
बेटे को छत दे के ही मरे। तो ये पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, जो भी हैं, वो जिन खातून ने मुझसे पूछा था ना कि मुक़्तदरा क्या होती है, मुक़्तदरा लोग समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट आर्मी का कोई इदारा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदरा ये सारों को ऊपर जाके जो जाके वो बड़ी जो टीशी वाली शाखें होती हैं ना दरख्त की, वहाँ पर जो हर तरफ से हर इदारे का जो क्रक्स और क्रीम जहाँ पहुँची होती है फ़ैसला साजी के लिए, जिनको नज़र आ रहा होता है कि कहाँ कहाँ गावां गवाची हैं तो खुरा कित्थे कित्थे जाना है, उनको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उन्हीं को मुक़्तदरा कहते हैं। जिस दिन मुक़्तदरा को ये समझ आ गई, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें आपके आला अदलिया भी शामिल है, उसमें आपके आर्मी के और दिफाई इदारों के जो सरबराहान हैं वो भी शामिल हैं, उसमें आपके सियासतदान जो बहरहाल जिस भी लेवल पे भी हैं तो उसी जगह पे उसी पाकिस्तान के, इन सारों ने जिस दिन मिल के ये फ़ैसला कर लिया कि नहीं हमें ये 4 चीज़ें चाहिए, उस दिन ये जो है ना तमाशा आसम सलीम बाजवा वाला, और अगर आसम सलीम बाजवा आज उनके ऊपर कर दें, पहले परवेज़ मुशर्रफ को जिस तरह वहाँ कभी फार्म हाउस में कैद किया जा रहा है, कभी किसी तरफ, और उठा के मतलब अब वो सियासतदान के गरज थे जो वो अपने पूरे करना चाह रहा था, डील भी उसी से की है, फांसी भी उसको देनी चाह रहे हैं। तो ये दोनों तरफ अगर बदएतमादी भी है और दोनों तरफ खींचातानी की फ़ज़ा भी है, तो जब दो शतरंज खेलने वाले आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को वो चेकमेट करने के चक्कर में पड़ेंगे, तो जिसने ज़्यादा होमवर्क किया हुआ वो दूसरे को पिछाड़ देगा। बस इसमें फिर अब क्या परेशानी है। लिहाजा इस नुक्ता नज़र से सारों को ही अपना जायज़ा लेना चाहिए। अकेला आसिम सलीम बाजवे को वहाँ से हटाना और उसके असासों से काम नहीं चलना। ये असासों के आपने सियासी तौर पर बहुत सी बातें की थी, वो अभी सारी की सारी उधर ही हैं। उससे पहले आपने फ़ौज को स्क्रू टाइट करने चाहे तो फ़ौज आगे से आपके स्क्रू टाइट करेगी। उनको भी उन्होंने सारे एटिकेट्स वहाँ से अब सीख लिए हुए हैं। बेहतर ये है कि ये किसी आप तीसरी तरफ मेहमान नहीं आए हुए पाकिस्तान में, ना सियासतदान, ना अफवाज पाकिस्तान, ना अदलिया, ये आप सारे इसी जगह के रहने वाले हैं। और आप सारे ये वही बात है ना कि गद्दार कहने का और एक दूसरे को काफिर कहने का जो चलन आम किया था आप लोगों ने, उसके बाद अब बंदा बंदा गद्दार हो गया। इसी तरह से अब आपने जब ये चलन आम कर लिया है, अब समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान है किसका। पाकिस्तान सबका है, और पाकिस्तान सबका होने के लिए, पाकिस्तान फॉर ऑल के लिए जो ग्रास रूट लेवल से लेकर आला तरीन सतह पर इक़दामात नागुज़ीर हैं, वो नागुज़ीर इक़दामात अब आपको लेने पड़ेंगे। वरना आगे इधर तुम उधर हम वाले एक नारे ने क्या आपको दिखाया था, और अब आगे कौन सी सेपरेटिस्ट फोर्सेस वहाँ हैं, उनको कितना फोर्सिबली आप किस तरह इंटैक्ट रख सकेंगे। इस पेंडोरा बॉक्स की आखिर कोई नहीं है, इसकी स्काई इज़ द लिमिट है। अल्लाह ताला बदतरीन दिनों से पाकिस्तान को बचाए। और ये जो इस वक्त मुखालफत और मुखालफत बराए मुखालफत और कहीं बैठ के मामले का हल ना निकाल सकने वाला माहौल बना हुआ है, इससे मुल्क बहैसियत मुल्क, कौम बहैसियत कौम बाहर निकले और फिर जाके इदारे इंटैक्ट करने के लिए एक मजमूई और इज्तमाई दयानत के साथ वापस चलेंगे तो बात बनेगी। वरना जो हो रहा है वो 6 एकड़ वाले को क्या मसला है, चाहे मुक़्तदरा हो चाहे सियासतदान हो, उसने अपने 6 किले बीजने हैं और 4 डंगर उसके पास रहने ही हैं। आपका बहुत ऊपर वालों का नुकसान होगा। फ़ी अमान अल्लाह पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।